नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्लस टू क्लास की पहली यूनिट सॉलिड स्टेट। बहुत ही प्यारी सी यूनिट है और ये यूनिट जो है 4 नंबर की हो सकती है। तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सॉलिड स्टेट। आप लोगों को पता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ ए मैटर। मैटर की 3 स्टेट आपने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और ए गैस। लिक्विड और गैस स्टेट आप प्लस 1 में कर चुके हैं। अब प्लस 2 क्लास के अंदर हम करेंगे सॉलिड स्टेट। तो क्या होती है सॉलिड स्टेट? आपको पता है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब बात आ गई बेटा कि जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है, उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। क्यों होती है? उसका रीजन क्या है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जिसकी वजह से स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग अट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है, इस पार्टिकल से कहे कि भाई मुझे जाना है, तो ये पार्टिकल बोलता है कि जान की तो दूर की बात, आप हिल भी नहीं सकते हैं यहां से। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इनके अंदर भाईचारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिलने भी नहीं देता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है और इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। इनको कंप्रेस भी ना, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी ना के बराबर होती है। तो स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ ए अट्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे कि भाई सॉलिड्स आर ए रिजिड्स। तो रीजन फिर वही यही है कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस हैं, ड्यू टू विच पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन वाइब्रेट ओनली फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, सो दे आर ए रिजिड। अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फिर इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे कि यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम, उनकी टाइप की बात करेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स निकालेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक आएगा डिफेक्ट का, और फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ ए सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स। ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स। टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स को हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस अरेंजमेंट कैसा है? यदि पार्टिकल्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, मान लीजिए भाई इस प्रकार से ये पार्टिकल्स हैं, दूसरे पार्टिकल्स इनके बिल्कुल नीचे रखे हुए, ये थर्ड रो आ गई हमारे पास। तो ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हो
वो तो नाम रख दिया बेटा क्रिस्टलाइन, और जिसमें पार्टिकल्स जो हैं रैंडम ऑर्डर के अंदर हो, कोई कहीं भी कैसे भी बिखरा हुआ हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये रैंडम फैशन, और ये जो है रेगुलर अरेंजमेंट और ऑर्डर्ड। सिंपल बात करते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। देसी भाषा की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन का मतलब लोकल जो लैंग्वेज में हम बोलते हैं दानेदार। जितनी भी दानेदार सबस्टांस होते हैं मोस्टली 90% के आसपास, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा क्रिस्टलाइन होते हैं। अमॉर्फस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो पाउडर की फॉर्म में होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको, अमॉर्फस होते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। Those solids in which constituent particles have regular arrangement, ऐसे solids जिसमें constituent particles के बीच में regular arrangement हो, जैसे क्लास में जब टीचर होता है तो सभी बच्चे एक लाइन में बैठ जाते हैं, तो इसी प्रकार से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब जैसे ही बेल होती है या रेसेस होती है तो बच्चे जो हैं इधर उधर स्कूल के अंदर बिखर जाते हैं, कोई किसी क्लास में कोई किसी क्लास में, वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उस रैंडम अरेंजमेंट का नाम क्या है, अमॉर्फस। तो अमॉर्फस के अंदर तो पार्टिकल जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नाम की कोई चीजें नहीं होती, लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर बिल्कुल लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जचे हुए होते हैं। डेफिनेशन क्लियर होगी मेरे ख्याल से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट, और अमॉर्फस सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर इन ए रैंडम फैशन और इररेगुलर अरेंजमेंट। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनके अंदर जो फोर्स होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके अंदर जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर को इस प्रकार से समझें कि भाई इस पार्टिकल्स यानी कि पूरी लाइन के अंदर एक लेंथ तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर रहता है। शॉर्ट रेंज में जो है पार्टिकल्स आसपास वालों में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हो सकता है, बाकी वालों में नहीं हो सकता है, तो थोड़ी दूरी तक अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए भाई कई बार क्लास में टीचर बैठा है तो आगे वाले जो बच्चे हैं वो तो ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, बाकी जो है क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है टीचर का एक दो बेंच तक ऑर्डर ठीक रहता है, बाकी ऑर्डर लूज हो जाता है। लेकिन कुछ सख्त टीचर हैं उस केस में उनमें लास्ट बेंच तक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में बच्चे बैठे रहते हैं, ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड फोर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड फोर्स होते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर जो है अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही डिफरेंस हो गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेशन यानी कि इन दीज constituent particles have regular arrangement। अमॉर्फस की बात करें बेटा, इन दीज constituent particles have irregular arrangement। दूसरी बात, इन दीज पार्टिकल्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके अंदर पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि ये एकदम से पिघल जाते हैं, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर 2, 4, 5, 7 डिग्री के ऊपर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। इसका एक मैं लोकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बेटा हमने एक लोहे की रोड ले ली और उसको हीट करते रहे, लेकिन वो पूरी की पूरी रोड जो है एकदम से मेल्ट होगी। ऐसा नहीं है कि जिस पोर्शन को हम गर्म कर रहे हैं और वो मेल्ट हो जाए। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है या कोई प्लास्टिक का पाइप ले लें और उसको आग में क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो जो पोर्शन हम मेल्ट कर रहे हैं
हीट कर रहे हैं वो पिघल के नीचे गिर जाएगा, बाकी यूं का यूं रहेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक कटोरी में हम घी ले लें और उसको, या मोम की बात करते हैं, उसको गर्म करेंगे तो वो एक सारे का सारा जो मोम है कटोरी के अंदर वो पिघलेगा नहीं, एकदम से नहीं पिघलेगा, तो वो 2-4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर क्या होगा, मेल्ट होता है। तो यहाँ पे जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे मेल्ट शार्पली, एकदम से एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे इनमें डिफरेंस का, यदि हम इनको नाइफ के साथ कट करना शुरू करें तो दे गिव क्लीन एज, बिल्कुल शार्प कट हो जाएगा इनके अंदर, लेकिन यहां पे दे डू नॉट गिव क्लीन एज। अब मान लीजिए बेटा हम रबड़ को या ग्लास को काटेंगे या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर कटिंग नहीं होती है, इनकी जो है बिल्कुल क्लियर कटिंग मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं दे आर एनआइसोट्रोपिक, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक। तो बात करते हैं बेटा आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स जो इनकी फिजिकल ट्रोपस जो मीनिंग है, यानी कि एक एक्सिस के अलाउंग इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सभी डायरेक्शन में एक जैसा हो। जैसे हमने मान लीजिए भाई ग्लास ले लिया, अब ग्लास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सभी डायरेक्शन में एक जैसा है, इसीलिए हमें ग्लास से, चश्मे के अंदर से एक जैसा दिखाई देता है। यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं होता तो हो सकता है कहीं से ज़्यादा दिखाई देता, कहीं से कम दिखाई देता, और चश्मे के रूप में हम शायद उसको यूज ना कर पाते। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सभी डायरेक्शन में, सभी एक्सिस में एक जैसा होता है। इसलिए ऐसे सॉलिड्स जिनकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सभी डायरेक्शन में एक जैसा हो वो तो क्या हो जाएगा, अमॉर्फस। और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो, जैसे लोकल मैं एग्जांपल देता हूं, वैसे तो ये एग्जांपल गलत है। मान लीजिए भाई ये मार्कर है तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ मान लीजिए भाई एक क्लिप यहां लगा दी, एक क्लिप यहां लगा दी, हम इसको बीच से तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तोड़ने के लिए, हो सकता है हमें क्रेन की जरूरत पड़ जाए। तो कहने का मतलब इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो एकदम से टूट जाएगा, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं, नुकसान हो जाएगा 20 रुपए का। तो इस केस में यानी कि इस सॉलिड्स के अंदर जो एनआइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो भी हैं, ऑल मेटल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। दूसरा जो है हमारे पास सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। इसी प्रकार से सॉलिड आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये मेटेलिक सॉलिड हो गए, ऑल मेटल जितनी भी हैं हमारे पास। इसके अलावा आयनिक सॉलिड्स, तीसरा जो एग्जांपल्स है वो आयनिक सॉलिड्स के अंदर वो कौन कौन से होंगे, जैसे NaCl है, KCl है,
सीजियम क्लोराइड है। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हमारे पास होते हैं, इसके अलावा कोवलेंट सॉलिड जो है जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स के जो एग्जांपल्स होंगे हमारे पास वो जो होते हैं ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, टेल्कम पाउडर एटसेट्रा। तो ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, सारे के सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और रेगुलर अरेंजमेंट। पार्टिकल्स यहाँ पे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और रैंडम अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होते हैं, इनके अंदर जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस देयर मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प। फिर हम बात करते हैं दे गिव क्लीन एज व्हेन कट विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ और दे डू नॉट गिव क्लीन एजेस। ये जब हम कट करते हैं तो रफ सरफेस यहाँ पे हमें ओबटेन होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, मींस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन होता है यहाँ पे। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मींस मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो एग्जांपल्स हमारे पास ऑल मेटल्स, सॉलिड CO2, सॉलिड आयोडीन, फास्फोरस, जो सल्फर है S8 की हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड्स है। आयनिक सॉलिड जितने भी होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये कोवलेंट सॉलिड होते हैं। ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक किसके एग्जांपल्स हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो सॉलिड्स मतलब देखने में सॉलिड हैं लेकिन दे हैव सम प्रॉपर्टीज टू फॉलो, सो दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड। क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी विंडो पैन के जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से क्या हो जाते हैं? बॉटम हो जाते हैं। रीजन क्या है? मान लीजिए हमारे पास विंडो पैन है और इसका जो ये ग्लास है इसके अंदर नीचे वाली जो साइड है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। मोटी होने का रीजन क्या है कि ग्लास जो है स्लोली क्या करता है? फ्लो करता है, और उसके फ्लो करने की वजह से जो लोअर बॉटम है वो थिकर हो जाती है। दिस विल प्रूव दैट जो ग्लास है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस दे मे टर्न इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे हम बात करते हैं बेटा कि जो ग्लास और क्वार्ट्ज जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है? ग्लास यानी कि सिलिका से हम इसको बनाते हैं ग्लास को। तो ग्लास और एक आप लोगों ने देखा होगा घड़ी वगैरह के अंदर वो क्वार्ट्ज, ग्लास और क्वार्ट्ज। जो ग्लास है वो तो अमॉर्फस है लेकिन क्वार्ट्ज जो है क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो ग्लास जो है हम इसको मेल्ट कर दें और धीरे धीरे स्लो कूलिंग कर दें प्रोलॉन्ग्ड टाइम के बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वार्ट्ज के अंदर। तो अमॉर्फस सॉलिड्स मे चेंजेस इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपॉन स्लो कूलिंग। तो क्वार्ट्ज जो है क्या है? क्रिस्टलाइन है। इसमें SiO यूनिट, SiO2 जो यूनिट होती हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट शो करती हैं, तो ये क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो विंडो के ग्लासेस होते हैं वो थोड़ी सी मिल्की हो जाते हैं, दूधिया दूधिया दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि डे टाइम पे जो ग्लास है वो उसमें हीटिंग हो गई और रात को डे टाइम पे क्या बन गई? हीट हो गया और फिर स्लो कूलिंग हो गई रात के टाइम पे।
तो ऐसी प्रोसेस प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक 10 20 30 साल तक चलती रही तो सम ऑफ द ग्लास चेंजेस इनटू क्वार्ट्ज। उससे क्या होगा, ग्लास तो था आइसोट्रोपिक लेकिन क्वार्ट्ज क्या है, एन आइसोट्रोपिक्स, तो उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है, यानी कि लाइट उसमें से जो है कंप्लीटली यानी कि ट्रांसपेरेंट रूप में पास है नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स विंडो पैन बिकम्स मिल्की ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ अमार्फस यानी कि ग्लास इनटू क्वार्ट्ज, that's why their refractive index changes, so they turn a milky। ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं कि भाई क्रिस्टलाइन और अमार्फस आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, इस प्रकार के एक एक नंबर में क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो।